एक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद एक लीगल एंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है और वो अपने नाम से मार्केट से फंड्स रेज करने के लिए एलिजिबल हो जाती है। सबसे कॉमन मेथड है जिसके थ्रू फंड्स रेज किए जाते हैं, हम उसको पब्लिक ऑफर के नाम से बुलाते हैं। और ये जो पब्लिक ऑफर है उसके लिए बुक बिल्डिंग ऑप्शन मैकेनिज्म को यूज किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपसे पिछले वीडियो में बात कर रहा था। और उसी वीडियो का लिंक इस वीडियो के ऊपर डिस्प्ले भी हो रहा है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखना ना भूलिएगा। जो बुक बिल्डिंग ऑप्शन मैकेनिज्म हमारे पास है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग मैकेनिज्म है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। प्राइवेट प्लेसमेंट भी एक ऐसा ही मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कंपनी मार्केट से फंड्स रेज कर सकती है, लेकिन ये रिलेटिवली सस्ता पड़ता है कंपनी को और टाइम भी कम लगता है इसके थ्रू फंड्स रेज करने को लेकर। आइए समझते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे काम करता है। कोई भी कंपनी, चाहे वो लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो, लिस्टेड या अनलिस्टेड से मेरा मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि कंपनी के शेयर्स की या और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग है वो स्टॉक एक्सचेंज में हो रही हो या फिर ना हो रही हो। वो क्या करेंगे, कुछ सिलेक्टेड पर्संस को क्या करेंगे, अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर करेंगे, इनविटेशन देंगे कि आइए और आप मेरी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वो सिलेक्टेड पर्संस कौन हो सकते हैं? कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो सकती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, या फिर कोई वेल्दी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। और प्राइवेट प्लेसमेंट में दो तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर किए जाते हैं। एक हमारे पास है इक्विटी, दूसरा हमारे पास है डिवेंचर्स। जब भी कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड्स रेज कर रही है, सबसे पहले तो वो क्या करेगी, कुछ सिलेक्टेड लोगों को अपना इनविटेशन देगी, उन्हें इनवाइट करेगी कि आइए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्टेड पर्संस हैं वो सिर्फ 200 ही हो सकते हैं पर सिक्योरिटी। पर सिक्योरिटी से मेरा मतलब ये है कि अगर एक कंपनी इक्विटी के थ्रू भी पैसे रेज कर रही है और डिवेंचर के थ्रू भी पैसे रेज कर रही है, तो मैक्सिमम वो 200 पर्संस को इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है और मैक्सिमम डिवेंचर्स होल्डर्स भी कितने हो सकते हैं, उनके 200 पर्संस ओनली। तो मतलब कि इक्विटी और डिवेंचर के टोटल कितने हो सकते हैं, 400 पर्संस हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक हमारे पास एक्सेप्शन भी है। इन 200 पर्संस में QIB काउंट नहीं होते, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स काउंट नहीं होते। QIB से मेरा मतलब ये है कि वो इन्वेस्टर्स जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और सेबी की गाइडेंस के थ्रू वो स्पेसिफिकली QIB कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं। और दूसरा एम्प्लॉयज, मतलब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को भी इशू करती है और उस मैकेनिज्म को हम ESOPs कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। तो ये दो तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन 200 पर्संस के पार्ट में काउंट नहीं होते, इनको अलग रखा जाता है। जब भी कोई कंपनी सिलेक्टेड पर्संस को इनवाइट करती है शेयर्स परचेज करने के लिए या डिवेंचर्स परचेज करने के लिए, अगर सिलेक्टेड पर्संस उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, वो अपना जो पैसा है वो कंपनी को देंगे। और कंपनी के पास पैसा आने के बाद कंपनी क्या करेगी, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो सिलेक्टेड पर्संस को इशू कर देगी। अब ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सिलेक्टेड पर्संस को इशू करने के लिए जो उनके पास टाइम अवेलेबल होता है अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, वो 60 डेज का होता है। मतलब कि कंपनी के पास पैसा आने के बाद 60 डेज के अंदर उनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उन सिलेक्टेड पर्संस को इशू करने जरूरी हैं। और अगर कंपनी उन 60 डेज के अंदर वो इंस्ट्रूमेंट्स इशू नहीं करती है, तो उन्होंने जो भी पैसा कंपनी से लिया है, सिलेक्टेड पर्सन से लिया है, उन्हें वो पैसा उन सिलेक्टेड पर्सन को रिटर्न करना होता है विद इन 15 डेज। अब 15 डेज के अंदर अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्योंकि इश्यू नहीं किए थे और पैसा रिटर्न करना था, और अगर पैसा भी रिटर्न नहीं किया, मतलब आफ्टर 60 डेज जो 15 दिन है उसमें अगर पैसा रिटर्न नहीं किया, तो क्या होगा, फ्रॉम 61st डे, मतलब जो 60 दिन पहले वाले थे उसके बाद से जो अगला दिन है वहां से लेकर उन्हें क्या देना पड़ेगा, वो जो पैसा है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो होगा 12% का। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आपने 60 डेज के अंदर सिक्योरिटीज को अलॉट नहीं किया तो 15 दिन के अंदर पैसा वापस कीजिए। अगर 15 दिन में आपने पैसा वापस नहीं किया तो आपको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 60 डे के बाद से लगना शुरू हो जाएगा। मतलब कि वो जो 15 दिन थे आपके पास उन पर भी आपको 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म था प्राइवेट प्लेसमेंट का। आइए समझते हैं कुछ अब बेसिक बातें प्राइवेट प्लेसमेंट की जो हमने अब तक स्टडी की हैं। सबसे पहले तो हमने क्या बात की कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो कुछ स्मॉल नंबर ऑफ प्रेफर्ड इन्वेस्टर से ही क्या करती है, पैसा रेज करती है। वो कुछ सिलेक्टेड पर्सन को इन्वाइट करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर एक ऑफर दिया जाता है, सेल का इन्विटेशन दिया जाता है जिसके थ्रू सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है।
पब्लिक ऑफरिंग नहीं होती, मतलब कि लार्ज स्केल के ऊपर एक नॉर्मल पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जाता फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की सेलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिलेक्टेड पर्संस को ही इनवाइट किया जाता है। तो कंपनी को डिटेल में प्रोस्पेक्टस को प्रिंट भी नहीं करवाना पड़ता, जिससे कंपनी का खर्चा भी बच जाता है। और प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू वो इक्विटी शेयर्स को और डिवेंचर्स को इशू करते हैं, और इंस्टीट्यूशनल बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जैसे बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड से मेरा मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर इंश्योरेंस कंपनीज हैं या पेंशन फंड्स हैं, ज़्यादातर इस तरह की कंपनीज को इन्वाइट किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब प्राइवेट प्लेसमेंट के बेनिफिट्स क्या रहते हैं? सबसे पहले तो एक कंपनी को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने खुद के पसंद के इन्वेस्टर्स को चूज कर सकते हैं। ये जो मैकेनिज्म है ये कम खर्चीला है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता, प्रोस्पेक्टस को प्रिंट नहीं करवाना पड़ता, मर्चेंट बैंकर काफ़ी लार्ज स्केल पर हायर नहीं करने पड़ते, जिससे कि उनका जो कमीशन है जो देना पड़ता है मर्चेंट बैंकर को, वो भी कंपनी का बच जाता है और कंपनी को यह मैकेनिज्म सस्ता पड़ता है। इसके थ्रू बहुत जल्दी आप मार्केट से पैसा रेज कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्टेड लोगों से ही आपने पैसा लेना होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, और उनमें एक रिलेटिवली अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल इन्वेस्टर से, तो वो ज़्यादा पेशेंट होते हैं। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा अगर अप एंड डाउन हो रहा है, तो ये बड़े इन्वेस्टर रेस्टलेस नहीं होते और इतनी इजीली शेयर्स को नहीं बेचते। तो ये लंबे टाइम तक क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपनी में रखते हैं, जिससे कंपनी के जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके प्राइस के अंदर भी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है प्राइवेट प्लेसमेंट का। या सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंड्स रेज कर रही है, तो उन्हें सेबी के रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अगर कंपनी सेबी के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती है, तो कंपनी के ऊपर 2 करोड़ तक का फाइन लग सकता है, या जितना प्राइवेट प्लेसमेंट में अमाउंट इन्वॉल्व है विच एवर इज हायर, उतना अमाउंट उनको फाइन के तौर पे देना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू 15 करोड़ रुपीज रेज करना चाहती है, और अगर कंपनी ने कोई भी रूल को फॉलो नहीं किया, सेबी के रूल्स को वायलेट किया, तो यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू 15 करोड़ रेज करना चाहते थे और दूसरी लिमिट क्या है 2 करोड़ विच एवर इज हायर, तो यहाँ कंपनी 15 करोड़ तक का क्या लगेगा, फाइन लग सकता है। इसके अलावा जो पैसा उन्होंने सिलेक्टेड पर्सन से लिया है वो भी उनको क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। तो जब भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट रूट की तरफ जाती है, तो सेबी के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है उनके लिए। तो यही मेरा टॉपिक था प्राइवेट प्लेसमेंट का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना